नमस्कार सभी को। हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर आपके लिए लेके आए हैं जो कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का आईएसएसओ का एग्जाम है। सोशल स्टडीज का जो ओलंपियाड होता है उसका सैम्पल पेपर है 2026-27 का। मतलब जो इस बार बच्चे पेपर देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले आपको बता दें कि हमने और भी कई सारे सैम्पल पेपर्स हैं जो प्लेलिस्ट में लगाए हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और जो यहाँ पर सिलेबस अभी हम बताएंगे उससे रिलेटेड भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बने हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मार्किंग स्कीम और पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए 60 क्वेश्चंस आपके मतलब 50 क्वेश्चंस आपके पास टोटल होंगे और 60 मार्क्स के होंगे। 45 क्वेश्चन सोशल स्टडीज के होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अचीवर सेक्शन भी सोशल स्टडीज के ही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन थोड़े से टफ होते हैं। 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। ये आपके क्वेश्चंस बन गए 15 मार्क्स के और ये क्वेश्चन बन गए 45 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 60 मार्क्स हो गए। क्वेश्चंस हैं 50 और टोटल मार्क्स हैं 60। 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए। जो सिलेबस है, जो न्यू एनसीईआरटी किताब है, जो एक्सप्लोरिंग सोसाइटी एंड बियॉन्ड करके जो किताब है, उसका ही पूरे चैप्टर्स यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है। तो जैसे नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज, और सभी के एमसीक्यूज जो है नोट्स पहले से ही हमने अवेलेबल करा दिए हैं चैनल पे, उसको आप जाके अच्छे देख सकते हैं और अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, खालसा वॉज फाउंड बाय डैश इन 1699। खालसा किसने फाउंड किया था? खालसा के फाउंडर कौन थे? गुरु नानक देव जी नहीं थे, गुरु अंगद देव जी भी नहीं थे, गुरु गोबिंद सिंह थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर पूछा जाए सिखिज्म के फाउंडर कौन थे, तो गुरु नानक देव जी आ जाएगा। ठीक है। The 25% tax that Maratha levied on provinces not directly under their control was called। देखिए जो भी ऐसी टेरिटरीज थी या प्रोविंसेस थे जो डायरेक्टली इनके कंट्रोल में नहीं थे मराठास के, लेकिन फिर भी वो उनसे क्या करते थे? 25% टैक्स लिया करते थे। इस 25% टैक्स को क्या कहा जाता था? चौथ कहा जाता था। चौथ का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है? 25% टैक्स लेते थे। ठीक है। और इस टैक्स के बल्दी में क्या होता था? मतलब इस टैक्स के बदले में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, सुरक्षा देते थे। ठीक है, ये सब चीजें थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिलोंग टू विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर एम्पायर से कौन सा रूलर इसमें बिलोंग करते हैं? राजा राम अगर आप देखेंगे तो मराठा एम्पायर से बिलोंग करते हैं। रंजीत सिंह अगर आप देखेंगे तो ये रंजीत सिंह अगर आप देखेंगे जो पंजाब का एरिया था वहां से बिलोंग करते थे, सिख एम्पायर से बिलोंग करते थे मेनली। महाराणा प्रताप आपको पता होगा राजपूत थे, लेकिन विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कौन थे? कृष्णदेव राय थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और विजयनगर एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट किसने करी थी? तो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का ने। हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। इन्होंने विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। और कृष्णदेव राय जो है ये बहुत ही फेमस और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे विजयनगर एम्पायर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन नॉट अ रिन्यूएबल? मतलब इसमें पूछा गया कौन सा रिन्यूएबल नहीं है, मतलब कौन इसमें नॉन रिन्यूएबल है, ये पूछा गया है। तो रिवर वाटर रिन्यूएबल होता है, सोलर एनर्जी भी रिन्यूएबल होती है, विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल होती है, लेकिन कॉपर और गोल्ड जो है ये नॉन रिन्यूएबल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच सोलर पार्क इज नोन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड लोकेटेड इन राजस्थान? तो देखिए सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। और ये बताना है किस सोलर पार्क के बारे में बात हो रही है। तो अभी रिसेंट में इसको स्टार्ट किया गया था। ये भाडला सोलर पार्क है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोलर पावर कैपेसिटी है, बहुत सारे सोलर पैनल्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी का जनरेशन होता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कहाँ पे लोकेटेड है, ये राजस्थान में लोकेटेड है, जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। व्हाट डज द टर्म बायोडाइवर्सिटी लॉस मीन? अब देखिए बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या होता है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। डिक्लाइन इन वेराइटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक एरिया है, ठीक है, और एरिया में बहुत सारे जानवर या जीव जंतु रहते हैं। तो ये ए भी रह रहा है, बी भी रह रहा है, सी भी रह रहा है, डी भी रह रहा है, ई भी रह रहा है। तो जहां पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, ऐसी जगह को कहा कहा जाता है कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी रिच है। ठीक है। बहुत तरीके के पेड़ पाए जाएंगे, बहुत तरीके के जानवर पाए जाएंगे, बहुत तरीके के इंसेक्ट्स पाए जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे एरिया कहा क्या कहा जाएगा? बायोडाइवर्सिटी रिच कहा जाएगा। लेकिन जब यही कम होने लग जाते हैं तो उसी को बायोडाइवर्सिटी लॉस कहते हैं। तो डिक्लाइन इन वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ, यही बिल्कुल सही है कि जो वेरिएशन है लाइफ में या वैरायटी ऑफ लाइफ जो अवेलेबल है अर्थ पे, जब वो डिक्लाइन होने लग जाती है, उसी फिनोमेना को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ डैश। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा दी हुई है इस बॉडी के बारे में, जो भी इसकी पावर्स हैं, जो भी इसके फंक्शंस है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो अगर इसका देखा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी भी एक्ट से बनती है। ठीक है, जो जैसे मान लीजिए एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ये एक्ट से बनी है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, जैसे एनजीटी है, ठीक है, ये ग्रीन ट्राइब्यूनल करके है, तो ये एक रेगुलेशन करती है। और भी बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जैसे आप अगर देखेंगे रेगुलेटरी बॉडी में जो शेयर को रेगुलेट करता है, ठीक है, जैसे सेबी एक है, आपने सुना होगा, सेबी जो होता है ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी, जुडिशियल बॉडी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो जाएगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए लेजिस्लेटिव फंक्शन पार्लियामेंट के कौन से होते हैं ये बताना है आपको। तो देखिए पार्लियामेंट का पहला लेजिस्लेटिव फंक्शन लॉ बनाना तो है ही है, दूसरा एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी भी है लेजिस्लेटिव फंक्शन पार्लियामेंट का, भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, या ये समझा जाए जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये आंसरेबल किसके लिए होते हैं, लोकसभा के लिए आंसरेबल होते हैं, बात याद रखिए। मतलब जो भी काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं वो किसके प्रति आंसरेबल होते हैं, लोकसभा के प्रति आंसरेबल होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी होती है, तो मतलब सारे के सारे इनके काम है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो भी यहाँ पर हिस्टोरिकल इवेंट्स दिए गए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ब्रिटिश विक्ट्री इन बैटल ऑफ प्लासी दिया है, मैकुले मिनट दिया है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर दिया है, और लास्ट में दिया है द बिगिनिंग ऑफ कार्नेटिक वॉर। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे कार्नेटिक वॉर स्टार्ट होते हैं, ये मेनली जो साउथ का रीजन था वहां पर हो रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो है ब्रिटिश ने क्या जीता, तो बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल एक तरीके से जीत चुके थे, और बैटल ऑफ प्लासी के जस्ट कुछ दिनों बाद जो बैटल था वो कहाँ पहुंच गया था, बक्सर पहुंच गया था, बक्सर हुआ था। तो बैटल ऑफ बक्सर में पूरी तरीके से वो बंगाल को जीत चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्थ आ जाएगा, फिर फर्स्ट आ जाएगा, और उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ है। ये अप्रोक्सीमेट अगर आप देखेंगे 1818 के आसपास की बात है, तब हुआ था। और सबसे लास्ट में है जो मैकुले मिनट जो है सबसे लास्ट में आया है। तो सबसे पहले हुआ 4, फिर हुआ 1, फिर हुआ 4-1, उसके बाद 3 और 2, 4-1-3-2 कहाँ पर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, ऐसे ही अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन पूछे आते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं होंगे, घुमा फिरा के होंगे थोड़े से। इसमें क्वेश्चन कहा गया, अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको मिनरल की साइट्स दी हैं, जैसे कोरबा है, नेवियाली है, सिंगरेनी है, तालचेर है। अब आपको यहाँ मैच करना है कौन किसके साथ मैच हो जाएगा। तो तालचेर जो है ये बहुत ही फेमस है, और कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, सिंगरेनी अगर आप देखेंगे ये कहाँ पे है, तो ये तेलंगाना में है। नेवियाली कहाँ पर है, नेवियाली जो है तमिलनाडु में है। और कोरबा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। तो इस तरीके से हम इसको मैच कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ए का है 3, तो ए का 3 यहाँ पे है, यही सही है बिल्कुल। तो डी ऑप्शन सही है, ए का 3 है, और बी का 4 है, देख लीजिए सही है, नेवियाली तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पे लिग्नाइट कोल बहुत ज्यादा होता है, नेवियाली में याद रखिएगा क्या होता है, लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल ये कोल की वैरायटी है जो बहुत ज्यादा यहाँ पे पाई जाती है। सिंगरेनी जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, यहाँ ये कहाँ पे है, ये तेलंगाना में है। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए, तो ये तेलंगाना में अब आ गई है। और तालचेर जो है ये बहुत फेमस है, ये उड़ीसा की है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्लेलिस्ट में आप लगे हुए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और सभी को गुड लक, जय हिंद।